चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी थर्ड यूनिट 1 चल रहा था। यूनिट 1 में है सेगमेंट नंबर 2 ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी। उसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। इस क्लास में हम कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डायरिया को। ये हम ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को हिंदी में कब्ज कहते हैं और डायरिया को पेचिस कहते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं। जब तक हम कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं समझेंगे कि इसकी दवाएं कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मुद्दा ये समझिए व्हाट इज द कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो सबसे पहले हम जाते हैं सामान्य सिस्टम की तरफ। ठीक है दोस्तों, एक सामान्य सिस्टम की तरफ हम बात करें तो हम जो खाना खाते हैं दोस्तों, ठीक है, वो खाना खाते हैं, खाना आता है तो ये इस तरह से, और ये आपको पता है ये हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और दोनों का मिला जुला रोल होता है। चलिए, जब भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले खाना हमारा आता है यहाँ से पाइप्स होते हुए आएगा स्टमक में, और स्टमक के बाद वो जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन, सीकम, रेक्टम करते करते ये यहाँ से रेक्टम से बाहर निकलता है एंड दिस इज द एनस। आप देखते हैं कोई भी मशीन होगी अगर वो फ्यूल लेती है तो वो कुछ न कुछ वेस्ट भी निकालती है। जैसे गाड़ी है वो धुआं निकालती है, जनरेटर है धुआं और आवाज निकालती है। तो आप गन्ने की मशीन पे गन्ना डालते हैं, जूस निकलता है तो कचरा भी निकलता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं कुछ सप्लीमेंट लेते हैं तो वो खाना हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से पास होता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसके जितने भी पोषक तत्व हैं हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक से छोड़ के पूरे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, सीकम, रेक्टम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, इन सारे पोर्शन से आगे बढ़ता जाएगा और थोड़ा 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 कोई प्रोटीन खींच लेगा, कोई विटामिन खींच लेगा, कोई वाटर खींच लेगा, कोई सप्लीमेंट खींच लेगा। ऐसे करते 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 जब ये भोजन पास होते होते यानी भोजन पास होते 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 यहां पहुंचता है कोलन के पास, सीकम के पास, रेक्टम के पास। जब ये रेक्टम के पास आता है तो अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा रहता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट में सारी चीजें जो भी सप्लीमेंट है वो खींच लिया गया है इंटेस्टाइन के द्वारा। खींचने का मतलब है एब्जॉर्ब करके मिला दिया गया है ब्लड में, जो हमारी बॉडी के लिए काम आएगा। और जो बचा हुआ मैटर है यानी जो ये वेस्ट मटेरियल बचा है इसी को हम लोग बोलते हैं फीकल मैटर। अब हिंदी में तो बहुत तरह के नाम होते हैं फीकल मैटर के, आपके गांव में क्या कहते हैं आप बताइएगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फीकल मैटर, और ये फीकल मैटर हमारे एनस के थ्रू और रेक्टम के थ्रू जब आप जाते हैं आप वॉशरूम वगैरह तो ये शरीर से बाहर निकल जाता है और वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। ये एक सिंपल सी मैकेनिज्म है। तो इस मुद्दे में समझिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे फीकल मैटर बाहर निकल रहा है ना, अगर सामान्य से जीवन जी रहे हो, समान स्थिति है, समान तरीके से निकल जाएगा। सुबह आप जाएंगे, शाम जो जाएंगे, जिसका जो भी हैबिट है, ठीक है, कुछ लोग सुर्ती खा के जाते हैं, कुछ लोग बीड़ी पी के जाते हैं, जैसा जो भी हैबिट बना लिया, कुछ लोग चाय पी के जाते हैं, तो वो फीकल मैटर शरीर से बाहर निकल गया, सब सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जिंदगी टनाटन चल रही है। लेकिन अगर इस फीकल मैटर के बाहर निकलने में कुछ दिक्कत आने लगी तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, और वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। इसको स्टार्ट करते देखिए, हमारा जो लास्ट का पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलन, सीकम और रेक्टम। कोलन और सीकम का मेन काम होता है दोस्तों वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। किसका एब्जॉर्प्शन करना? वाटर का, क्योंकि इससे पहले जो भी मिनरल है, सप्लीमेंट है, न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन खींच चुका है, एब्जॉर्ब कर चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जो ये मैटर यहाँ से वेस्ट मटेरियल आ रहा है इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। क्या होता है? पानी। तो यहाँ पे जो कोलन और सीकम की दीवार है, कोलन और सीकम जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और जब ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है तो क्या होता है, उसका फायदा ये है कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसमें वाटर ज्यादा बाहर नहीं निकलता, और अगर ज्यादा बाहर निकलेगा तो हमारी बॉडी में वाटर कमी हो जाएगी। तो वाटर हमारे बॉडी में बना रहे इसलिए एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दिक्कत दो तरीके से हो सकती है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इस कोलन और सीकम की दीवार में बहुत ज्यादा अच्छा काम करना शुरू कर दिया, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने लग गया, मतलब उसको जितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए था उससे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया,
अब सोचो, यानी इसको एक मैंने माना कि सब वेस्ट मटेरियल में 100% वाटर है, तो इसको करीब 75% वाटर एब्जॉर्ब करना है और 25% वाटर छोड़ देना है। भाई 25% वाटर छोड़ देगा तो जो स्टूल है, फीकल मैटर, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा और आपके एनस कैविटी से बाहर निकलने में हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा शौकी आ गए, हम बहुत बड़ा काम करेंगे, हम बहुत बड़ा बढ़िया काम करेंगे, हम टॉपर बनेंगे, और कोलन सीकम ने बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, जब बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो मान लीजिए 75% करना था, इन्होंने 90 से 95% कर लिया। अब क्या होगा, जो ये फीकल मैटर है, जो आपका स्टूल है, वो कड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और जब ये हार्ड हो जाएगा तो इसको कोलन सीकम से पहले तो आराम से हल्का सा प्रेशर हुआ और ये फट से बाहर आ गया, लेकिन अब जो कि कड़ा हो गया है, टाइट हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब इसको खिसक के यहां तक आने में बहुत समय लगेगा। आप बहुत ही ज्यादा जोर लगाएंगे, फुल जान लगा देंगे, फिर भी ये बहुत आराम से बाहर नहीं आएगा, और जो बाहर आएगा भी बहुत कड़ी आएगा, तो बहुत कड़ा आने से आपको पेन भी हो सकता है कि दीवार छिल जाए म्यूकस की, तो ब्लड भी आना शुरू हो सकता है। तो ये जो दर्द के साथ बहुत टाइट आपको फीकल मैटर बाहर निकल रहा है, जो टाइट लैट्रिन हो रही है, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, उसको कब्ज कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस कर लिया कि कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन ये क्या है कि जब आपके दो बहुत होनहार बच्चे कोलन और सीकम जरूरत से ज्यादा अच्छा काम करने लगेंगे, वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेंगे, तो जो आपका वाटर है, जो फीकल मैटर है, वो हार्ड हो जाएगा, और उसके जो इवैक्यूलेशन मूवमेंट है, यानी जो आराम से निकलता था, वो इवैक्यूलेशन मूवमेंट भी डाउन हो जाएगा और बहुत हार्ड होगा, पेनफुल होगा, जो आपका फीकल मैटर का बाहर निकलना। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं डायरिया क्या है। इसका जस्ट उल्टा, यानी जो आपके दो होनहार बच्चे हैं कोलन और सीकम, जिनका काम है वाटर एब्जॉर्प्शन करना, अब ये आलसी हो गए, भैया हमारे पास का नहीं, हम काम नहीं करेंगे, जाओ। उन्होंने क्या किया, इनको 75% वाटर एब्जॉर्ब करना था, इन्होंने सिर्फ 25 to 30% वाटर एब्जॉर्ब किया। यानी जो ये सीकम कोलन सीकम की वॉल को वाटर एब्जॉर्ब करना था, इन्होंने 25-30% यानी बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब किया, और मैक्सिमम वाटर को इसी में छोड़ दिया, मतलब आलसी हो गए, काम करने का मन उनका नहीं था। अब क्या होगा, अब जो यहाँ से फीकल मैटर निकलेगा वो बहुत ज्यादा वाटरी होगा, वाटरी का मतलब बहुत डाइल्यूट होगा, बहुत पानी वाला होगा, और इस केस में क्या होगा, आपका पेट हमेशा गुड़ुर 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 करता रहेगा, और जैसे ही आप जाएंगे अपने वॉशरूम में, पता चला आप पूरी तरह से बैठ भी नहीं पाए और यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो ये जो दिक्कत है, इसी को हम लोग डायरिया कहते हैं, या हिंदी में पेचिस कहते हैं। तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन डिफरेंस क्या है कि कॉन्स्टिपेशन में जब कोलन सीकम वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फीकल मैटर टाइट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। और जब वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है कोलन सीकम से, और वाटर बहुत ज्यादा निकलने लगता है फीकल मैटर के साथ, तो वो जो वाटरी डायरिया होता है, यानी जो वाटरी स्टूल निकलता है, इसको डायरिया कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया? मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्लास में कॉन्स्टिपेशन के बारे में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डायरिया के बारे में। इस कॉन्स्टिपेशन की पूरी ड्रग, इसके काज, इसके मेडिसिन, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे इसी क्लास में। तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो इसका मतलब साफ साफ है कि व्हेन द कोलन एंड सीकम absorb maximum amount of water from our waste material, then the fecal matter becomes hard and tough, and the movement evacuation movement का जो लैट्रिन का ये पास होना fecal matter को evacuation movement कहते हैं, and the evacuation movement becomes tough and becomes slow, and the painful evacuation of fecal matter, पेनफुल इवैक्यूलेशन ऑफ फीकल मैटर या पेनफुल इवैक्यूलेशन ऑफ हार्ड फीकल मैटर इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। बहुत आसानी से मेरे ख्याल से कभी भूलने वाले आप है नहीं कि कब्ज क्या है और पेचिस क्या है, दोनों का काम सिर्फ आपके कोलन और सीकम का है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, व्हाट आर द कॉजेस जिससे हमको ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जी इसके कारण है कुछ आपके सामने, पहला है कि ड्रग इंड्यूस्ड कारण। आपने कुछ दवाइयां ऐसी खा ली, जो दवाइयां क्या कर रही है, आपके वाटर में जाके वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही है, ठीक है, या आपने एंटी डायबिटिक दवाइयां खा ली हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो लैट्रिन है, यानी जो फीकल मैटर है, बहुत टाइट हो गया है, उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन के केस में भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है।
ठीक है। तीसरा ट्रैवलिंग है, बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग दिक्कत होती है, जब ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज्यादा लंबा करते हैं तो उनका जो शेड्यूल बिगड़ जाता है उनके फीकल मैटर होने का, लैट्रिन होने का, और उनका जो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उस केस में भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है। फाइबरलेस डाइट, बहुत से लोग जो है वो फाइबरलेस डाइट खाते हैं। अगर आप खाने में सलाद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं तो ना आपको डायरिया होगा, ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको सब कुछ बहुत बैलेंस होगा। हम लोग फाइबर वाला डाइट कम खाते हैं तो उस केस में भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने की दिक्कत बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बस खाए हैं पड़े हैं, पबजी खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर पड़े हैं, कुछ काम नहीं करते, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, उस केस में भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर तरीके से आपको लैट्रिन नहीं होगी। और डिहाइड्रेशन, अगर आपके शरीर से वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो गया है तो आपकी बॉडी क्या करती है, एक सेल्फ मैकेनिज्म से काम करती है, आपके वाटर को मेंटेन करने के लिए आपके फीकल मैटर से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, उस केस में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोई बीमारियां हो सकती हैं, उससे भी हो सकता है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, इन सब का कारण क्या, अगर जैसे ही कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर आपकी लैट्रिन प्रॉपर 1 या 2 दिन आपने सही से नहीं किया, ऑटोमेटिक ये रिफ्लक्स उल्टा होने लगता है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना, यहाँ पे जो ये चीजें हैं, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं निकल रही हैं तो ये यहाँ पे सड़ने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, और इसके जो गैस प्रोड्यूस होता है ये उल्टा निकलने लगता है, और उल्टा आपके मुंह पे आके आपके मुंह में ढेर सारे छाले निकलने लगेंगे, आपके मुंह में घाव होंगे, ढेर सारे छाले जीभ के नीचे, दांत के ऊपर, आपको खाने में बोलने में दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो अगर आपकी लैट्रिन साफ हो रही है, पेट साफ हो रहा है, तो आपको मुंह में छाले जल्दी नहीं होंगे और ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। इससे पहले जानते हैं कि लग्जेटिव क्या होता है, परगेटिव और कैथार्टिक्स क्या होता है। अगर देखो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम जो दवा इस्तेमाल करते हैं उसको लग्जेटिव कहते हैं, ध्यान समझिएगा। द मेडिसिन या एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन दे आर कॉल्ड लग्जेटिव। क्या काम करते हैं लग्जेटिव, बिल्कुल यही काम करते हैं कि स्टूल में वाटर के अमाउंट को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज द वाटर कंसंट्रेशन इन द स्टूल एंड सॉफ्टनिंग द स्टूल, ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं ताकि आसानी से बाहर निकल जाए। अब क्या है लग्जेटिव माइल्ड, अगर किसी को बहुत ज्यादा हैवी कॉन्स्टिपेशन है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आपको जो लैक्सेटिव है वो हाई कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, और जब हाई कंसंट्रेशन का लैक्सेटिव यूज करते हैं तो उसको परगेटिव और कैथार्टिक्स कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लैक्सेटिव माइल्ड कंसंट्रेशन का है, उससे हाई परगेटिव और उससे हाई कैथार्टिक्स, यानी किसको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो कैथार्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीनों का डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन ड्रग, यानी एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग के लिए, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 से 4 क्लास के ड्रग है, लिख लेते हैं बारी बारी से। पहला है बल्क फॉर्मिंग डाइटरी फाइबर, मैंने कहा कि आपके डाइटरी फाइबर कमी है, जब डाइटरी फाइबर आप यहाँ पे खाएंगे तो आपके स्टूल के चारों तरफ एक बल्क बनेगा, और वो बल्क आपके वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आसानी से लैट्रिन बाहर होगी। दिस इज कॉल्ड बल्क फॉर्मिंग या डाइटरी फाइबर। इसके एग्जांपल है ब्रांड, सारे भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, खेती बाड़ी वाले, प्लांटेगो, अवाटा, ये सब दल की हंस आप जाते हैं, ये सब दल की फूसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेथिल सेलुलोज। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करेंगे बारी बारी से। तो दूसरा ड्रग है स्टूल सॉफ्टनर, क्या करेगा, ये आपके इसमें ऑयली होता है, इसमें आपको तेल वाला कुछ चीजें मिला देते हैं, जिससे आपका जो स्टूल है सॉफ्ट हो जाता है, जो यहाँ से हार्ड में निकलेगा तो छिल जाएगा, कट जाएगा, तो स्टूल जब सॉफ्ट हो जाएगा तो आसानी से बाहर आएगा। तो स्टूल सॉफ्टनर में आपके हैं डोकोसेट्स होते हैं, लिक्विड पैराफिन होते हैं, कैस्टर ऑयल होता है, आलमंड ऑयल होता है, और पीनट ऑयल होता है, ये सब ऑयली चीजें यूज करते हैं हम लोग। अगला है स्टिमुलेंट परगेटिव। स्टिमुलेंट परगेटिव मतलब ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, कि आपका जो स्टिमुलेट कैसे करेगा, कि आपका जो सीकम और कोलन, ये जो दोनों दोस्त हैं, इनको स्टिमुलेट करेगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कम करो, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम करो, स्टिमुलेट करेगा, तो ऑटोमेटिक वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आसानी से लैट्रिन बाहर हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में है सेना, कैस्केरा और सिगाड्रा। ठीक है, और 5-HT एंटागोनिस्ट में आते हैं आपके ये है प्रोकोलाप्राइड, और फिक्स्ड ऑयल में आते हैं कैस्टर ऑयल। ये सब क्लासिफिकेशन आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर जूम करके आपको साफ साफ दिखेगा, आप यहां से देख लीजिएगा। ऑस्मोटिक परगेटिव, ऑस्मोटिक मैं बताऊंगा मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं। इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम साल्ट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सॉल्ट, लैक्टुलोज, सोडियम एंड पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट, ये सब एग्जांपल है आपके कॉन्स्टिपेशन के क्लासिफिकेशन में। अब हम बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट पहली हेडिंग बल्क फॉर्मिंग एंड डाइटरी फाइबर्स, तो इसमें क्या लिखेंगे, बेसिकली दे कंटेन द नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक ब्रान, प्लांटेगो, इसबगल, मेथिल सेलुलोज। बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ दिस, ये कैसे काम करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंटेस्टाइन है, तो ये आपके जो इंटेस्टाइन है, और यहाँ पे क्या है आपका जो फीकल मैटर है वो फंसा हुआ है, ये बाहर नहीं आ रहा है,
तो ये करते हैं, ये छोटे छोटे सीड्स की तरह होते हैं और ये जैसे ही आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं ये अगल बगल से आपके स्टमक यानी कोलन और रेक्टम की वॉल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये धीरे धीरे फूल के बड़े होने लगते हैं, यानी इनके साथ क्षमता होती है, स्वेलिंग फैक्टर होता है, स्वेल करते हैं और फूल के बड़े होते हैं। और जब ये फूल के बड़े होते हैं तो ये आपके स्टूल जो हार्ड स्टूल है उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर एक बल्क बनाते हैं और जब इकट्ठा होकर बल्क बनाते हैं और स्टूल को सॉफ्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ये सॉफ्ट करेंगे और आसानी से बाहर आ जाएगा। ये है हमारे डाइटरी फाइबर या बल्क फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, दीज आर द नेचुरल प्रोडक्ट बेसिकली ब्रान, पेंटेगो, इसबगोल एंड मेथिल सेलुलोज। बेसिकली they are taken orally and after coming into the intestine they absorb the water from the colon and rectum wall. ठीक है, absorb the water and they swell. After swelling they aggregate over the stool and form a bulk and they sort the stool and with bulk the fecal matter comes out very easily. आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरा यदि है स्टूल सॉफ्टनर, तो बेसिकली दे आर द ऑयली इन नेचर। ठीक है, they are oily in nature, they comes across the stool after through intestine wall, comes across the stool and this liquid is softened, they soften the हार्डनेस ऑफ द स्टूल, जो स्टूल कड़ा हो गया उसको सॉफ्ट करेगा। ये हमारा दूसरा है। तीसरा है स्टिमुलेंट परगेटिव, बेसिकली दे आर स्टिमुलेंट, दे स्टिमुलेट द कोलन एंड सेकम लेयर to decrease the absorption rate of the water, so the much amount of water is aggregated with the stool and stool becomes soft and they comes out easily. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव क्या होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा आपके सीकम और इंटेस्टाइन की वॉल में तो वाटर का जो है वो हमेशा फूड यानी आपके ब्लड से जो है वाटर एब्जॉर्ब हो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन वॉल में, यानी उल्टा मूवमेंट करेगा, ऑस्मोसिस होगा वहां पे और ऑस्मोसिस जब होगा तो वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उस तरह से काम करेगा। तो बस इसमें दो चार लाइन आपको सबको लिखना है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने खत्म कर लिया है टॉपिक इसमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 में हम लोग अगला लेक्चर लेंगे और जिसमें हम लोग बात करेंगे डायरिया के ड्रग के, एंटी डायरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन, उसके मैकेनिज्म और उसकी सारी कहानी को डिस्कस करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।